नमस्कार। आज हम आंख के एक बेहद जरूरी मगर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर गौर करेंगे, स्क्लेरा यानी आंख का वो सफेद हिस्सा। हाँ बिल्कुल, जो दिखता तो सामान्य है पर है बहुत महत्वपूर्ण। हमारे पास नेत्र विज्ञान ऑफ्थेल्मोलॉजी पर आधारित कुछ काफी विस्तृत स्रोत सामग्री है और हमारा इरादा है कि इसमें से स्क्लेरा से जुड़ी सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालकर सामने रखें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए इस सफेद परत के अंदर झांकते हैं। क्या आपको पता है कि ये परत बच्चों और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ी पतली होती है? अच्छा, ये दिलचस्प है। या फिर इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बाहरी सुरक्षा परत ड्यूरामीटर से है? हाँ, ये वाला कनेक्शन तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहीं से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। स्क्लेरा आखिर है क्या? देखिए, स्क्लेरा आंख की सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत? हाँ, मजबूत, सफेद और रेशेदार, मतलब फाइब्रस टिश्यू। अच्छा। ये जो पूरा नेत्र गोलक है, आईबॉल, उसका लगभग पिछला 5/6 हिस्सा यही स्क्लेरा ही बनाता है। पिछला 5/6 हिस्सा? और ये जो सफेदी है इसकी, क्या ये सिर्फ रंग है या इसका कोई स्ट्रक्चर से लेना देना है? नहीं, ये स्ट्रक्चर की ही बात है। इसकी सफेदी और अपारदर्शिता, मतलब ओपेसिटी, हाँ। जिसके आर पार रोशनी नहीं जा सकती, वो इसके अंदर मौजूद घने कोलेजन फाइबर बंडलों की वजह से है। कोलेजन फाइबर्स? हाँ, ये फाइबर ऐसे बेतरतीब ढंग से बुने होते हैं, हर दिशा में एक दूसरे को काटते हुए। इसी बुनावट से इसे जबरदस्त मजबूती मिलती है और ये अपारदर्शी होता है। अच्छा, तो कॉर्निया से बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल, कॉर्निया पारदर्शी है ताकि रोशनी अंदर जा सके और स्क्लेरा अपारदर्शी है ताकि वो आंख को बचा सके और आकार दे सके। समझ गई। तो ये कोलेजन की बुनावट ही इसे मजबूती देती है। लेकिन क्या ये जो सुरक्षा कवच है, ये हर जगह एक जैसा मोटा होता है? नहीं, इसकी मोटाई काफी बदलती है। आंख के पिछले हिस्से में, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है ना, हाँ। वहां ये सबसे मोटी होती है, करीब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर? ठीक है। लेकिन सबसे पतली कहाँ होती है? जहां आंख को घुमाने वाली बाहरी मांसपेशियां इससे जुड़ती हैं। अच्छा, जहाँ मसल्स अटैच होती हैं। हाँ, वहां ये सिर्फ 0.3 मिलीमीटर मोटी हो सकती है। सिर्फ 0.3 मिलीमीटर? ये तो वाकई बहुत पतला है। बहुत पतला। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात मिली थी कि ये बच्चों और महिलाओं में वयस्कों और पुरुषों की तुलना में थोड़ी पतली होती है। क्या स्रोत बताते हैं कि ऐसा क्यों? स्रोत इस फर्क का जिक्र तो करते हैं, पर इसके पीछे का कोई खास कारण नहीं बताते। मतलब हो सकता है ये हार्मोनल हो या विकास से जुड़ा हो। पर यह जानना जरूरी है कि ये भिन्नता है, ये स्क्लेरा की जटिल शारीरिक रचना का एक हिस्सा है। दिलचस्प है। तो ये बाहरी परत अकेली तो नहीं है, ये आंख की दूसरी परतों से जुड़ी होगी? बिल्कुल। आंख के अगले हिस्से में ये कॉर्निया से मिलती है। कॉर्निया यानी आंख का वो पारदर्शी हिस्सा। हाँ। तो स्क्लेरा और कॉर्निया जहां मिलते हैं, उस जोड़ को, उस जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। लिम्बस, जैसे घड़ी का शीशा और फ्रेम का जोड़। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और बाहर की तरफ से स्क्लेरा एक और पतली लचीली झिल्ली से ढकी होती है, टेनॉन्स कैप्सूल। टेनॉन्स कैप्सूल। और अंदर की तरफ ये सीधे कोरॉइड के संपर्क में होती है। कोरॉइड आंख की बीच वाली परत है जिसमें खून की नसें भरी होती हैं। अच्छा, यानी ये बाहर और अंदर दोनों तरफ से दूसरी स्ट्रक्चर से घिरा और जुड़ा हुआ है। क्या माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी अपनी भी परतें दिखती हैं? हाँ, अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो स्क्लेरा खुद भी 3 परतों से बना है, 3 लेयर्स। 3 परतें? कौन कौन सी? सबसे बाहरी परत है एपिस्क्लेरल ऊतक, एपिस्क्लेरल टिश्यू। एपिस्क्लेरल? ये ढीली सी संयोजी ऊतक की परत है और इसमें खून की नसें होती हैं, मतलब ये वैस्कुलर है। ये टेनॉन्स कैप्सूल के ठीक नीचे होती है। ठीक है। दूसरी बीच की परत है स्क्लेरा प्रोपर। स्क्लेरा प्रोपर ये सबसे मोटी और सबसे मजबूत परत है। अच्छा, असली स्क्लेरा यही है? हाँ, असली स्ट्रक्चर वाली ताकत इसी से मिलती है। ये घने कोलेजन फाइबर से बनी है और इसमें अपनी खून की नसें नहीं होती। ये एवैस्कुलर है। एवैस्कुलर। और तीसरी सबसे अंदर वाली परत है लैमिना फुस्का। लेमिना फुस्का। लैमिना फुस्का। ये स्क्लेरा प्रॉपर और नीचे की कोरॉइड परत के बीच एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। इसमें रंजित कोशिकाएं, पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, इसलिए ये थोड़ी भूरे रंग की दिखती है। अच्छा,
तो ये 3 परतें मिलकर स्क्लेरा बनाती हैं। बाहरी संवहनी एपिस्क्लेरा बीच की मोटी एवास्कुलर स्क्लेरा प्रॉपर और भीतरी रंजित लैमिना फुस्का। आपने पहले ऑप्टिक नर्व का जिक्र किया था। हाँ। क्या स्क्लेरा में वहां कोई खास बनावट होती है? हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल अनोखी संरचना है। उसे कहते हैं लैमिना क्रिब्रोजा। लैमिना क्रिब्रोजा। ये स्क्लेरा के पिछले हिस्से में वो जगह है जहां ऑप्टिक नर्व मतलब हमारी दृष्टि तंत्रिका, उसके हजारों नर्व फाइबर आंख से बाहर निकलकर दिमाग की तरफ जाते हैं। अच्छा। इस जगह पर स्क्लेरा प्रॉपर पतली होकर एक छलनी जैसी प्लेट बन जाती है। सीव लाइक। और जिसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं। छलनी जैसी? हाँ, कमाल है। हाँ, इन्हीं छेदों से होकर नर्व फाइबर गुजरते हैं। तो ये फाइबर्स को सपोर्ट देती होगी? बिल्कुल, ये ऑप्टिक नर्व फाइबर्स को सहारा देती है, लेकिन साथ ही ये आंख के अंदरूनी दबाव मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी, हाँ। उसमें होने वाले बदलावों के लिए भी बहुत संवेदनशील होती है। अच्छा। यही वजह है कि ग्लूकोमा जैसी बीमारियों में जहां आईओपी बढ़ जाता है तो लैमिना क्रिब्रोजा पर दबाव पड़ता है और इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है। ओह, तो ग्लूकोमा में इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। और ये संरचना सिर्फ स्क्लेरा में होती है, कॉर्निया या रेटिना में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये वाकई एक बहुत जटिल इंजीनियरिंग है। अब जरा इसके बनने की प्रक्रिया पे आते हैं। इसका विकास कैसे होता है भ्रूण में? हाँ, भ्रूण के विकास के दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्क्वेरा मेसोडर्म नाम की मध्य जनन परत से विकसित होता है। मेसोडर्म? ये वही परत है जिससे शरीर के कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशियां, हड्डियां वगैरह भी बनती हैं। और यहीं पर वो मस्तिष्क वाला कनेक्शन आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एकदम सही। यही वो बहुत आकर्षक बात है जो स्रोत बताते हैं। स्क्लेरा का विकास मुख्य रूप से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और कुछ हद तक मेसोडर्म से होता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये उन्हीं आदिम कोशिकाओं, प्राइमोर्डियल सेल्स, खासकर मेसेनकाइमल कोशिकाओं से विकसित होता है जिनसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली बनती है। यानी ड्यूरा मैटर? बिल्कुल, ड्यूरा मैटर, जो हमारे दिमाग को ढकती है। क्या बात है! मतलब आंख का बाहरी कवच और दिमाग का बाहरी कवच दोनों का मूल स्रोत एक ही है। ये तो सिर्फ संयोग नहीं लगता। नहीं, ये उनके साझा भ्रूणीय और विकासवादी मूल को दिखाता है। कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन। ये आंख और मस्तिष्क के बीच एक गहरे संरचनात्मक संबंध का संकेत है। ये जानकारी तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो इस मजबूत बहुस्तरीय संरचना के मुख्य काम क्या हैं? सुरक्षा और आकार देने के अलावा? इसके कई अहम काम हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, आकार और संरचना बनाए रखना। ये नेत्र गोलक को उसका गोलाकार आकार देता है जो साफ देखने के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, मांसपेशियों का जुड़ाव। आंख को घुमाने वाली 6 बाहरी मांसपेशियां होती हैं ना? हाँ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। हाँ, उनको जुड़ने के लिए एक मजबूत सतह देता है ताकि आंख घूम सके। बिल्कुल। तीसरा, अंदरूनी सुरक्षा। ये आंख के अंदर के नाजुक हिस्सों जैसे रेटिना, कोरोइड, इनको बाहरी चोट और दबाव से बचाता है। और चौथा, ये अंदर की स्ट्रक्चर्स को स्थिर रखता है। रेटिना और खोरोइड को उनकी सही जगह पर बनाए रखने में मदद करता है। और आपने बताया था कि इसके कोलेजन फाइबर की जो बेतरतीब बुनावट है वो इसे मजबूती देती है। क्या ये तनाव झेलने में भी मदद करती है? हाँ, बिल्कुल। कोलाजन फाइबर का ये जो इंटरवोवन नेटवर्क है ना, मतलब गुंथा हुआ जाल, ये इसे हर दिशा से आने वाले तनाव और खिंचाव को झेलने की क्षमता देता है। अच्छा। ये आंख पर पड़ने वाले बाहरी दबाव को एक समान रूप से बांट देता है। इससे आंख का शेप बना रहता है और वो मामूली चोटों से बची रहती है। ये एक तरह से आंख का बाहरी कंकाल है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, सही कहा। ये एक निष्क्रिय कवच नहीं है बल्कि सक्रिय रूप से आंख की रक्षा करता है। आपने लैमिना क्रिब्रोजा का जिक्र किया था जहां से ऑप्टिक नर्व गुजरती है। क्या स्क्लेरा में और भी रास्ते या छेद होते हैं जिनसे नसें या खून की नलियां गुजरती हैं? हाँ, स्क्लेरा पूरी तरह से ठोस दीवार नहीं है। इसमें कई छोटे छोटे छेद या द्वार होते हैं। एपर्चर्स या फोरामेना कहते हैं इन्हें। अच्छा। इनसे नसें और रक्त वाहिकाएं आंख के अंदर और बाहर आती जाती हैं। क्या इनके कोई प्रकार है? हाँ, इनकी जगह के हिसाब से इन्हें 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह हैं ये? पहले हैं अग्रछेद्र या एंटीरियर एपर्चर्स। ये लिम्बस के ठीक पीछे होते हैं, आगे की तरफ। हाँ। इनसे मुख्य रूप से अग्र सिलेरी धमनियां और नसें, एंटीरियर सिलेरी आर्टरीज एंड वेन्स गुजरती हैं। ये आंख के अगले हिस्सों जैसे आइरिस
और सिलेरी बॉडी को खून पहुंचाती हैं। ठीक है, दूसरे हैं मध्य क्षेत्र या मिडल एपर्चर्स। ये आंख के बीच के हिस्से में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के थोड़ा पीछे होते हैं। बीच में? हाँ, यहां से 4 बड़ी नसें निकलती हैं जिन्हें वर्टेक्स नसें कहते हैं। वर्टेक्स नसें? ये आंख के अंदरूनी हिस्सों से खून को बाहर ले जाती हैं। कोरॉइड से खून निकालने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। और तीसरा समूह? तीसरा है पश्च छिद्र या पोस्टीरियर एपर्चर्स। ये आंख के पिछले हिस्से पोस्टीरियर पोल के आसपास होते हैं। पीछे? इनमें सबसे बड़ा तो लेमिना क्रिब्रोजा ही है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है। हाँ, वो तो हमने बात की। उसके अलावा यहीं से लंबी और छोटी पश्च सिलियरी धमनियां और नर्व्स भी गुजरती हैं। ये कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस के पिछले हिस्सों को खून और नर्व सप्लाई देती हैं। तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक तरह की कंट्रोल वाली एंट्री एग्जिट प्रणाली भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्क्लेरा में खुद में कोई सनसनी या दर्द महसूस होता है? क्या इसमें अपनी नसें होती हैं? हाँ, स्क्लेरा में संवेदी नसें होती हैं, सेंसरी नर्व्स। इसे मुख्य रूप से लंबी सिलियरी नसें, लॉन्ग सिलियरी नर्व सप्लाई करती हैं। अच्छा। ये नसें पश्च छिद्रों से अंदर आती हैं और स्क्लेरा के भीतर फैलकर एक जाल, एक प्लेक्सस बनाती है। प्लेक्सस? हाँ, इसी वजह से स्क्लेरा में जब सूजन होती है, जैसे स्क्लेराइटिस में, या चोट लगती है, तो दर्द महसूस होता है। ये जानना जरूरी है, खासकर जब हम उन स्थितियों पर आते हैं जो स्क्लेरा को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्लेरा से जुड़ी कुछ आम और गंभीर समस्याओं की। सूजन शायद सबसे आम है। हाँ, सूजन स्क्लेरा की एक आम समस्या है, लेकिन ये 2 बहुत अलग रूपों में आती है, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस? हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी गंभीरता और इलाज दोनों बहुत अलग हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एपिस्क्लेराइटिस से। ये क्या है? एपिस्क्लेराइटिस स्क्लेरा की सबसे बाहरी परत यानी एपिस्क्लेरल ऊतक की एक सतही सूजन है, सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन। सिर्फ बाहरी परत की? हाँ, अक्सर इसका कोई खास कारण पता नहीं चलता, इडियोपैथिक होता है। लेकिन कभी-कभी ये शरीर की किसी एलर्जी वाली प्रतिक्रिया या कनेक्टिव टिश्यू रोगों जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस या कुछ इन्फेक्शंस जैसे हर्पीज जोस्टर से भी जुड़ी हो सकती है। अच्छा, और ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ये आमतौर पर युवा वयस्कों में, खासकर महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। इसके लक्षण कैसे होते हैं? क्या ये खतरनाक है? एपिस्क्लेराइटिस के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। आंख के एक हिस्से में, मतलब सेक्टोरल या कभी-कभी पूरे सफेद भाग में लाली आ जाती है। लालिमा? हाँ, हल्की जलन, चुभन या असहजता महसूस हो सकती है, पर तेज दर्द नहीं होता। ये जरूरी बात है। तेज दर्द नहीं होता? नहीं, कभी-कभी लिम्बस के पास एक छोटी, थोड़ी उभरी हुई गुलाबी या लाल रंग की गांठ, नोड्यूल बन सकती है। उसे छूने पर हल्का दर्द हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एपिस्क्लेराइटिस आमतौर पर नजर को प्रभावित नहीं करती और न ही आंख के अंदरूनी हिस्सों में फैलती है। तो ये ज्यादा गंभीर नहीं है। और इसका इलाज? अक्सर तो ये अपना आप ही कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है। लक्षणों से राहत के लिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, ठंडी सिकाई और कभी-कभी हल्की स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स या एनासिड्स दी जा सकती हैं। ठीक है, ये तो हुई एपिस्क्लेराइटिस, सतही, कम दर्दनाक और आमतौर पर हानि रहित। अब आते हैं स्क्लेराइटिस पर। ये कैसे अलग है और क्यों ज्यादा गंभीर है? स्क्लेराइटिस स्क्लेरा की गहरी परतों यानी स्क्लेरा प्रॉपर की सूजन है, डीप इन्फ्लेमेशन। गहरी परतों की? हाँ, और ये एपिस्क्लेराइटिस से कहीं ज्यादा गंभीर और दर्दनाक स्थिति है। यहाँ सूजन स्क्लेरा की पूरी मोटाई को प्रभावित कर सकती है। पूरी मोटाई को? हाँ, और एक बहुत चिंताजनक बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि लगभग 50% स्क्लेराइटिस के मामले किसी गंभीर प्रणालीगत बीमारी से जुड़े होते हैं। सिस्टेमिक डिजीज से? हाँ, खासकर ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू रोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विजेनस ग्रैनुलोमैटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा या SLE यानी ल्यूपस। बाप रे, 50%? तो इसका मतलब ये हुआ कि आंखों में होने वाला स्क्लेराइटिस शरीर में चल रही किसी बड़ी गंभीर बीमारी का पहला या अहम संकेत हो सकता है। बिल्कुल, यही कारण है कि स्क्लेराइटिस का पता चलने पर अक्सर पूरी सिस्टमैटिक जांच की सलाह दी जाती है ताकि कोई छुपी हुई बीमारी का पता लगाया जा सके। इसका मुख्य लक्षण क्या है? आपने कहा ज्यादा दर्दनाक होता है। हाँ, इसका मुख्य लक्षण है बहुत तेज, गहरा, चुभने वाला दर्द,
बोरिंग पेन कहते हैं इसे। ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि इंसान रात को सो ना पाए या सुबह जल्दी जाग जाए। ओह, दर्द अक्सर आंख के गोले में होता है और कभी-कभी आसपास के चेहरे, माथे या जबड़े तक भी फैल सकता है, और आंख की लाली भी एपिस्क्लेराइटिस से ज्यादा गहरी होती है, अक्सर बैंगनी रंगत लिए हुए, वायोलेशियस ह्यू। स्रोत बताते कि इसके भी अलग-अलग प्रकार हैं, जैसे एपिस्क्लेराइटिस के थे। हाँ, स्क्लेराइटिस को मुख्य रूप से सूजन के पैटर्न के आधार पर बांटा जाता है। कैसे? एक है डिफ्यूज एंटीरियर स्क्लेराइटिस। इसमें सूजन स्क्लेरा के अगले हिस्से के बड़े भाग में फैली होती है। ये सबसे आम है। डिफ्यूज मतलब फैली हुई। हाँ। दूसरा है नोड्यूलर एंटीरियर स्क्लेराइटिस। इसमें एक या एक से ज्यादा सख्त, अचल मतलब इमोबाइल और दर्दनाक गांठें, नोड्यूल्स बन जाती हैं। नोड्यूलर मतलब गांठ वाली। हाँ। और तीसरा है नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस, और ये सबसे गंभीर और विनाशकारी रूप है। नेक्रोटाइजिंग यानी ऊतक का मरना या गलना। हाँ। ये सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में सूजन इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि स्क्लेरा का ऊतक गलने लगता है। नेक्रोसिस। हाँ, स्क्लेरा बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और गंभीर मामलों में ये फट भी सकता है। परफोरेशन, जिससे अंदर का गहरा यूवील ऊतक कोरॉइड बाहर से दिखने लगता है। अरे बाप रे। इसमें दृष्टि जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। बहुत ज्यादा। इसी का एक खास प्रकार है स्क्लेरोमेलेसिया परफोरेंस। स्क्लेरोमेलेसिया परफोरेंस ये अक्सर लंबे समय से रूमेटाइड आर्थराइटिस से पीड़ित महिलाओं में देखा जाता है। अच्छा। इसमें खास बात यह है कि स्क्लेरा बिना ज्यादा दर्द या सूजन के ही धीरे धीरे गलने लगता है, चुपचाप। ये तो और भी खतरनाक है, पता ही ना चले। तो जाहिर है स्क्लेराइटिस में जटिलताएं भी गंभीर होंगी। निश्चित रूप से। स्क्लेराइटिस सिर्फ स्क्लेरा तक ही सीमित नहीं रहता, ये आंख के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे इससे यूवियाइटिस हो सकता है, मतलब आइरिस, सिलियरी बॉडी या कोरॉइड की सूजन। कॉर्निया प्रभावित हो सकता है, जिसे केराटाइटिस कहते हैं। मोतियाबिंद बन सकता है, कैटरैक्ट, और आंख का दबाव बढ़ सकता है, जिससे सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा भी? हाँ, और स्क्लेरा का पतला होना, स्क्लेरल थिनिंग और स्टेफाइलोमा बनना भी संभव है, जिसके बाद हम शायद आगे करेंगे। ये सभी जटिलताएं नजर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस के बीच का अंतर जानना कितना जरूरी है। एक सतही है, दूसरा गहरा और खतरनाक। और स्क्लेराइटिस का उपचार भी निश्चित रूप से ज्यादा सघन होगा। हाँ, बिल्कुल। स्क्लेराइटिस के इलाज के लिए सिर्फ आई ड्रॉप्स काफी नहीं होती, इसमें अक्सर प्रणालीगत उपचार की जरूरत होती है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। हाँ, मतलब पूरे शरीर पर असर करने वाली दवाएं। हाँ। इसमें मुख्य रूप से मुंह से खाने वाली स्टेरॉइड दवाएं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और या इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जैसे मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोफॉस्फेमाइड शामिल हैं। खासकर अगर ये किसी ऑटो इम्यून बीमारी से जुड़ा हो। बिल्कुल। दर्द निवारक दवाएं भी दी जाती है। और नेक्रोटाइजिंग मामलों में स्क्लेरा को गलने से बचाने या अगर फट गया हो तो मरम्मत के लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे स्क्लेरल ग्राफ्ट। समझ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सूजन के अलावा एक और स्थिति का जिक्र है, नीला स्क्लेरा, ब्लू स्क्लेरा। कभी कभी स्क्लेरा नीला क्यों दिखाई देता है? नीला स्क्लेरा, जैसा नाम से ही जाहिर है, स्क्लेरा सामान्य सफेद के बजाय नीला दिखता है। ऐसा तब होता है जब स्क्लेरा असामान्य रूप से पतला हो जाता है। पतला होने के कारण? हाँ, पतला स्क्लेरा के माध्यम से नीचे की जो गहरे रंग की यूवील परत है, खास तौर से कोरॉइड, उसका रंग, उसकी पिगमेंटेशन झलकने लगती है। इससे स्क्लेरा को नीली या स्लेटी रंगत मिलती है। तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है? नहीं, ये बीमारी नहीं है, बल्कि स्क्लेरा के पतले होने का एक संकेत है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और ये पतलापन किन वजहों से हो सकता है? स्रोत बताते हैं कि नीला स्क्लेरा अक्सर कुछ जन्मजात या आनुवंशिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू के बनने में गड़बड़ी होती है। कनेक्टिव टिश्यू वाले सिंड्रोम्स जैसे? सबसे आम उदाहरण है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसे भंगुर हड्डी रोग भी कहते हैं। हाँ, सुना है, ब्रिटल बोन डिजीज। बिल्कुल। या फिर मार्फान सिंड्रोम और एहलर्स-डायनवोस सिंड्रोम, ये सब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं। अच्छा। इनके अलावा कुछ और स्थितियों में भी स्क्लेरा पतला हो सकता है,
जैसे जन्मजात ग्लोकोमा, कंजेनाइटल ग्लोकोमा, जिसमें बच्चे की आंख का आकार बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा निकट दृष्टि दोष, पैथोलॉजिकल मायोपिया, या फिर ठीक हो चुके स्क्लेराइटिस के बाद भी स्क्लेरा पतला रह सकता है। अच्छा, अब एक और मिलता जुलता शब्द है, स्टैफाइलोमा। स्टैफाइलोमा, ये क्या होता है? स्टेफाइलोमा स्क्लेरा की दीवार का एक असामान्य उभार है। मतलब स्क्लेरा कमजोर होकर बाहर की तरफ फूल जाता है। बल्ज या एक्टेजिया कहते हैं। उभार या फुलाव? हाँ, इस उभार वाले हिस्से में स्क्लेरा बहुत पतला होता है और अंदर की यूवियल परत, जैसे कॉरॉइड या सिलियरी बॉडी, उससे चिपकी या फंसी भी होती है। ये क्यों बनता है? ये आमतौर पर उन जगहों पर बनता है जहां स्क्लेरा पहले से ही कमजोर हो, जैसे किसी पुरानी चोट के बाद या सर्जरी के बाद या गंभीर स्क्लेराइटिस के बाद, और साथ में अगर आंख के अंदर का दबाव, आईओपी, लगातार बढ़ावा रहे, जैसे अनियंत्रित ग्लूकोमा में। बिल्कुल, दबाव बढ़ने से कमजोर हिस्सा बाहर की तरफ उभर आता है। तो ये स्क्लेरा की दीवार का कमजोर होकर बाहर की ओर गुब्बारे की तरफ फूल जाना है। क्या ये आंख में कहीं भी हो सकता है? हाँ, ये उभार कहाँ बन रहा है उस जगह के आधार पर इसके कई प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है एंटीरियर स्टेफिलोमा। ये कॉर्निया के आसपास आंख के बिल्कुल सामने बनता है, आगे की तरफ। हाँ, अक्सर ये कॉर्निया में कोई छेद करने वाला अल्सर या चोट ठीक होने के बाद बनता है। फिर है इंटरकैलरी स्टेफिलोमा। ये लिम्बस और सिलियरी बॉडी के बीच के एरिया में बनता है। इंटरकैलरी? हाँ। फिर है सिलियरी स्टेफिलोमा, जो सिलियरी बॉडी के ठीक ऊपर बनता है। ये इंटरकैलरी और सिलियरी वाले अक्सर गंभीर ग्लूकोमा या स्क्लेराइटिस से जुड़े होते हैं। ठीक है। और फिर है इक्वेटोरियल स्टेफिलोमा। ये आंख के मध्य भाग, इक्वेटर पर बनता है, उन जगहों पर जहां वर्टेक्स नसें स्क्लेरा से बाहर निकलती है ना। हाँ, आपने बताया था। वहां स्क्लेरा स्वाभाविक रूप से थोड़ा कमजोर होता है, वहां बन सकता है। और आखिरी और काफी आम है, पोस्टीरियर स्टेफिलोमा। ये आंख के पिछले हिस्से, पोस्टीरियर पोल पर बनता है, अक्सर ऑप्टिक नर्व के आसपास, पीछे की तरफ। हाँ, ये बहुत ज्यादा निकट दृष्टि दोष, मतलब हाई मायोपिया वाले लोगों में काफी आम है। हाई मायोपिया में? क्यों? क्योंकि हाई मायोपिया में आंख की लंबाई सामान्य से ज्यादा होती है, तो आंख के लंबे होने के कारण पिछला स्क्लेरा खिंचकर पतला और कमजोर हो जाता है, जिससे ये उभार बनता है। इसे आंख की जांच ऑप्थेल्मोस्कोपी के दौरान देखा जा सकता है। अच्छा, क्या इन उभारों का, स्टेफिलोमा का, कोई प्रभावी इलाज संभव है? स्टेफिलोमा का मैनेजमेंट मुश्किल होता है। मुख्य जोर तो कारण को कंट्रोल करने पर रहता है। जैसे ग्लूकोमा है तो आईओपी कम करना, सूजन है तो उसका इलाज करना। अगर स्टेफिलोमा बढ़ रहा हो या उसके फटने का खतरा हो, तो फिर कमजोर स्क्लेरा को मजबूत करने के लिए सर्जरी की जा सकती है, स्क्लेरल रेनफोर्समेंट सर्जरी। उसमें क्या करते हैं? उसमें दाता स्क्लेरा, मतलब डोनर स्क्लेरा, या पेरिकार्डियम या कोई और सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके कमजोर हिस्से पर एक पैच लगा दिया जाता है, उसे मजबूत बनाने के लिए। लेकिन ये जटिल प्रक्रियाएं हैं और हमेशा कामयाब नहीं होती। समझ गई। और अंत में जाहिर है स्क्लेरा चोटिल भी हो सकता है, इंजरी। बिल्कुल, स्क्लेरा काफी मजबूत होता है, लेकिन गंभीर आघात से ये फट सकता है। हाँ, कुंद आघात, मतलब ब्लंट ट्रॉमा, जैसे कि जोर से मुक्का लगना या गेंद लगना या किसी एक्सीडेंट में आंख पर सीधा जोर पड़ना। हाँ। इससे आंख के अंदर का दबाव अचानक इतना बढ़ सकता है कि स्क्लेरा या कॉर्निया फट जाए। इसे ग्लोब रप्चर कहते हैं। ग्लोब रप्चर। और ये एक गंभीर नेत्र आपात स्थिति है, ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी। इसके अलावा किसी नुकीली चीज से सीधे स्क्लेरा में घाव भी हो सकता है, उसे स्क्लेरल लेसरेशन या टियर कहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आंख की रोशनी बचाने के लिए तुरंत सर्जिकल मरम्मत की जरूरत होती है। तो संक्षेप में कहें तो स्क्लेरा सिर्फ आंखों को सफेदी देने वाली एक परत भर नहीं है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण, जटिल, बहुस्तरीय संरचना है। बिल्कुल। हमने इसकी अनूठी बनावट देखी, इसका दिलचस्प विकास समझा, खासकर वो ड्यूरामेटर वाला कनेक्शन, इसके महत्वपूर्ण काम देखे और इससे जुड़े कई तरह की समस्याओं को भी समझा। हाँ, जिसमें सूजन शामिल है और एपिस्क्लेराइटिस बनाम स्क्लेराइटिस का वो अहम फर्क। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और फिर स्क्लेरा का पतला होना, नीला दिखना और स्टेफाइलोमा जैसे उभार बनना, ये सब हमने जाना। बिल्कुल सही कहा। स्क्लेरा की मजबूती जहां आंख को आकार और सुरक्षा देती है, वहीं इसकी बीमारियां, खासकर स्क्लेराइटिस, शरीर में चल रही गंभीर प्रणालीगत समस्याओं का संकेत दे सकती हैं। इसका पतला होना या नीला पड़ना कनेक्टिव टिश्यू विकारों की ओर इशारा कर सकता है। इसलिए स्क्लेरा का स्वास्थ्य सिर्फ आंख का ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण सूचक हो सकता है।
ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराए गए विस्तृत नेत्र विज्ञान स्रोतों से मिली है और ये एक बार फिर ये साबित करती है कि अक्सर सामान्य दिखने वाली चीजों के पीछे कितना गहरा विज्ञान और महत्व छिपा होता है। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। हमने ये जाना कि स्क्लेरा का विकास मस्तिष्क की बाहरी सुरक्षात्मक परत ड्यूरामैटर के समानांतर होता है, शायद एक ही स्रोत से। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आंख और मस्तिष्क के बीच सिर्फ यही एक संरचनात्मक कड़ी है या और भी गहरे शारीरिक या कार्यात्मक संबंध हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते? क्या मतलब? किस तरह के संबंध? क्या हुआ, जैसे उदाहरण के लिए, क्या ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी खोपड़ी के अंदर का दबाव या कुछ न्यूरोडिजेनेटिव बीमारियों के लिए एक नॉन इन्वेसिव मार्कर के रूप में काम आ सकता है? मतलब बिना किसी चीर-फाड़ के पता लगाने का तरीका। अरे वाह, ये तो कमाल का विचार है। हाँ, ये निश्चित रूप से आगे की खोज और शोध का एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। आंख के सफेद हिस्से से दिमाग के रहस्यों तक पहुंचने की संभावना